हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। इस तरह लगे रहिए। चलिए, कल हम परमाणु का पहला वीडियो दिए दिए थे, जिसमें से 3 हेडिंग, पहली, दूसरी और तीसरी, इन पर डिस्कशन किए थे और इनसे संबंधित जो बोर्ड परीक्षा ने क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चनों को हल किए थे। चलिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो चौथी और पांचवी हेडिंग, जिसमें से चौथी हेडिंग है हाइड्रोजन सदस्य परमाणुओं के लिए बोहर सिद्धांत। इसमें से ये 6 चीज़ें हमें निकालना है। इनको मैं बताता हूँ थोड़ी स्पीड से तुम लोगों को। देखिए, पहला हमें निकालना है स्थायी कक्षा की त्रिज्या। स्थायी कक्षा की त्रिज्या, तो हम ऐसा माने कि बोहर के अनुसार ये मान लीजिए पूरा का पूरा परमाणु है। परमाणु का जो केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के परितः जो इलेक्ट्रॉन होते हैं विभिन्न कक्षाओं पर यानी अपनी स्थायी कक्षा पर घूमते रहते हैं। तो इन कक्षाओं की त्रिज्या क्या होगी, इस त्रिज्या की कैलकुलेशन बोहर ने कैसे किया था वो समझा रहे हैं। तो मान लीजिए इस एक त्रिज्या को दिखाई गई, मान लीजिए पहले नंबर की है, ऐसे ही ये दूसरे नंबर की है, ऐसे ही ये तीसरे नंबर की त्रिज्या है। मुख्य क्वांटम संख्या है जो पहला, दूसरा, तीसरा है। मान लीजिए आर त्रिज्या पर मान लीजिए कोई nवीं कक्षा है, उस कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, तो बोहर ने एक क्वांटीकरण प्रतिबंध दिया था। क्वांटीकरण प्रतिबंध, इस प्रतिबंध के अनुसार ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग का सूत्र हम लिखें तो यम वी आर बराबर NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। दूसरा, जब भी कोई कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्र बल, जो अभिकेंद्र बल है, यह अभिकेंद्र बल कोई मूल बल नहीं होता है। ऐसा कोई भी बल जो वृत्तीय गति के दौरान केंद्र की ओर लगे, यानी यहाँ पर जो केंद्र की ओर लगेगा उसका नाम है वैद्युत बल। वही वैद्युत बल अभिकेंद्र बल का काम करने लगता है, यानी वही बल अभिकेंद्र बल का काम करने लगता है। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r और वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4πε0 ZE²। देखिए यहाँ पर देख लीजिए Q1 Q2/r² होता है। Q1 हो जाएगा नाभिक का आवेश यानी Ze, और गुणे Q2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी E और बटे r²। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करिए कि हमें यहाँ से r चाहिए, r निकालना है, तो समीकरण फर्स्ट का आप वर्ग करके और समीकरण फर्स्ट का वर्ग करके समीकरण सेकेंड से भाग कर दो। तो देखिए पहले वाले का वर्ग कर रहे हैं तो m² v² r² बराबर इधर क्या हो जाएगा n² बटे 4π²। इसमें हमें भाग करना है समीकरण सेकेंड का। तो भाग आपका समीकरण सेकेंड में क्या लिखा है, mv²/r बराबर भाग करिए तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और इधर क्या हो गया ZE²/r²। ये आपका समीकरण सेकेंड है। इनका हम भाग करें तो v² से v² कट गया, यम से एक यम कट, r पहुंच गया ऊपर। तो देखिए अब क्या बना होगा r³, चूंकि यहाँ स्क्वायर रखा ही था, r ऊपर पहुंच गया। 4 से 4 कट गया, 1 पाई से पाई कट गया है और बाकी ऊपर बाहर का गुणा, अंदर का गुणा, तो ये ऊपर पहुंच गया होगा। तो n² और ε0 इंटू r² बटे में पहुंचा आपका पाई 1 बच गया था और ZE² बच गया था। यहाँ से r² है, r³ है, तो इसको काट देंगे तो r बराबर बच जाएगा n² h² ε0 बटे पाई ZE²। ये आपका सूत्र होता है। तो ये स्थायी कक्षा की त्रिज्या का जो सूत्र होता है ये होता है। लेकिन अब इसको याद करना थोड़ी टफ रहता है, इसलिए अब क्या है कि जो इसमें नियतांक पद हैं उनकी वैल्यू रख दो। जैसे r बराबर n² हम अलग कर लिए,
एच यहाँ प्लांक नीयतांक होता है, प्लांक नीयतांक की वैल्यू 6.6 गुणित 10 की घाते माइनस का 34। एप्सिलॉन नॉट तो 8.85 गुणित 10 की घाते माइनस 12 बटे पाई का मान 3.14। जेड हम उसी तरह उतार लिए, ई की वैल्यू मूल आवेश 1.6 गुणित 10 की घाते माइनस 19, इसका करिए स्क्वायर। तो जब ये कैलकुलेशन किया करते हो तो 0.53 और इधर पे क्या बचा n स्क्वायर अपान जेड और एंगस्ट्रॉम, ये उत्तर आता है। तो आपको जो दिमाग में रखना है R बराबर जो सूत्र याद रखना है, बाकी निगमन देखिए, निगमन कई बार पूछा है तो इसको आप तैयार कर लीजिए। बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध के अनुसार mv r बराबर NH अपान 2 पाई, और दूसरा जो अभिकेंद्र बल है वो वैद्युत बल के बराबर होता है। पहले वाले समीकरण का वर्ग करके दूसरे वाले से भाग कर देना है, बाकी सब कैलकुलेशन करोगे तो कट वट जाएगा, उत्तर ये आ जाएगा। अब ये आपको परीक्षा में जब सवाल के लिए तैयार करना है तो ये नहीं तैयार, निगमन के लिए आपको तैयार रखना है। इसके बाद यहाँ R की वैल्यू रख दीजिए, मतलब R में उनकी वैल्यू रख दो जिनकी वैल्यू तुम्हें पता है। तो देखिए H की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, ई की वैल्यू पता है, यहाँ रखोगे तो 0.53 n स्क्वायर अपान जेड आ जाए। अब बोर्ड परीक्षा ने क्वेश्चन इसमें कैसे बनाए हैं, क्वेश्चन ये बनाया कि सिद्ध कीजिए कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती। 2023 का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि जो स्थायी कक्षा की त्रिज्या है या नाभिक के परितः घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या यानी n के वर्ग के समानुपाती होती है। तो ये पूरा आपको निगमन करना पड़ेगा। और इधर आप देखिए r और n के बीच रिलेशन, तो r n स्क्वायर के साथ समानुपाती है, तो लास्ट में ये लिख देना है और आपका ये उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। चलिए ठीक है, इसमें आपको दूसरा जो निकालना है, देखिए 6 चीज़ें निकालना है। स्थायी कक्षा की त्रिज्या, स्थायी कक्षा का वेग, स्थायी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा। तो अब इसमें हम निकालना है स्थायी कक्षा का वेग। दूसरा पॉइंट है स्थायी कक्षा का वेग, वेग निकालना है। तो वेग अगर आपको निकालना है तो इधर से आप देखिए कि बोहर के क्वांटीकरण प्रतिबंध, चूँकि आप एक बात दिमाग में रखिए कि बोहर ने ये सब कैलकुलेशन करा था, तो जो भी कैलकुलेशन करा होगा तो जो अपने सिद्धांत दिए थे उन्हीं सिद्धांतों में रखा होगा, इसलिए आपको एक क्वांटीकरण प्रतिबंध याद कर लेना। इसके अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग, तो mv r कोणीय संवेग का सूत्र होता है, n h अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब यहाँ से v आए हमें चाहिए, तो v बराबर हो जाएगा n h अपान 2 पाई और यम आर और बटे में आ जाएगा। और r की वैल्यू आपको उठा के यहाँ से रख देना है, अभी r निकाले थे। तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर जब रखेंगे तो n h अपान 2 पाई उसी तरह लिख लो, r की जगह लिखोगे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई और यहाँ पर हो जाएगा z और e स्क्वायर। ये देखिए एक बार देख भी लीजिए, अभी अभी ये निकाले थे n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई जेड ई स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे हमने रखा तो देखिए इधर से पाई से पाई कट गया और इधर पे n से एक n कट गया, h से h स्क्वायर का एक h कट गया, इधर पे आपका बचा क्या, ये ऊपर पहुँच गया, तो ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटे जेड ई स्क्वायर बटे 2m और n h और एप्सिलॉन नॉट, ये आपका उत्तर आ जाता है। अब अगर इसमें हम वैल्यू रख दें तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, z अपान n बाहर कर लो और बाकी की वैल्यू हमें पता ही है, 1.6 गुणित 10 की घाते माइनस 19 का स्क्वायर बटे 2 और पाई यम का मान 1.6 गुणित 10 की घाते इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना है 9.1 गुणित 10 की घाते माइनस 31 और क्या लिखा है n आपका बाहर ही हो गया, h की वैल्यू 6.6 गुणित 10 की घाते माइनस 34 और गुणे एप्सिलॉन नॉट तो 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12, 8.85 गुणे 10 की घाते माइनस 12। तो जब ये कैलकुलेशन करोगे तो v का मान आया करता है 2.1
v का मान आ जाएगा 2.19 गुणे 10 की घात 6 और बचेगा क्या साथ में, बचेगा z/n, तो ये आ जाएगा। ये दूसरा आपको ध्यान कर लेना है। तीसरा आप इधर पे आइए, देखिए फिर से देख लीजिए, mvr बराबर NH/2 पाई, यहाँ से v चाहिए तो बटे में mr पहुंच गया, r की वैल्यू उठा के रख देना। ये दो निगमन आपको तैयार कर लेना है, बाकी निगमन तैयार करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप डायरेक्ट इनको याद कर लो। तो चलिए ठीक है, इधर आइए। स्थायी कक्षा की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र सीधा सीधा तैयार करिए, -2 RHC और Z² चलिए RHC Z² बटे n²। गतिज ऊर्जा का सूत्र याद कर लीजिए, तो E बराबर प्लस का RHC Z² बटे n²। कुल ऊर्जा याद कर लीजिए, तो E बराबर आपका आ जाएगा RHC माइनस का RHC Z² बटे n², और तरंग संख्या 1/λ बराबर RZ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये इस तरह से आपको सूत्र याद करना है। जो RHC है, R होता है रिडबर्ग नीयतांक, H है प्लांक नीयतांक, C है प्रकाश की चाल। अगर इनका कैलकुलेशन किया जाए तो 13.6, इनका कैलकुलेशन कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 13.6 13.6 n²/v²। ये देखो इधर ये हैंग हो गया, एक तो थोड़ा सा, देखिए इधर इसकी वैल्यू होती है 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उत्तर आता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें तो देखिए, इनको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। पहले तो हमने त्रिज्या के लिए सूत्र याद करिए, सूत्र हमारे साथ याद करो बेटा, ये बहुत जरूरी है। 0.53 और n²/z। देखिए इधर देख लो, ये अभी निकाले थे त्रिज्या के लिए n²/z, बाकी आप कैलकुलेशन पे रख दिए थे तो ये आ गया था 0.53 n²/z। चलिए इसके बाद अगला सूत्र तैयार कर लीजिए वेग के लिए, तो वेग v बराबर 2.19 गुणे 10 की घात 6 और z/n। तीसरा था स्थितिज ऊर्जा, तो -2 गुणे 13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए अभी बताए थे RHC की वैल्यु, तो ये RHC की वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं, RHC की वैल्यू, तो 2 अभी बचा हुआ है, तो हमने 2 गुणे 13.6 Z²/n²। इसका मात्रक आएगा मीटर/सेकंड में, इसका मात्रक आएगा एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही गतिज ऊर्जा निकाल लो पहले, K बराबर, तो ये प्लस की गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, तो 1/2 ये आपका आ जाएगा 1/2 कहाँ से 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद कुल ऊर्जा निकाल लो, तो कुल ऊर्जा के लिए -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद आप निकाल लो तरंग संख्या, तो 1/λ बराबर RZ² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये दिमाग में आपके बैठ गया होगा। चलिए इसके बाद लास्ट हेडिंग देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जितना कह रहे हैं केवल उतना ही तैयार कर लो। देखो त्रिज्या का निगमन तैयार कर लो, और बेग का बस उसमें थोड़ा सा बढ़ा देना था, mvr बराबर NH/2 पाई, तो r की जगह जो पहले त्रिज्या निकाले थे उस त्रिज्या को रख देना, जो भी आ जाए वो उत्तर है। बाकी आपका ये सूत्र जो हमने कहा डायरेक्ट तैयार कर लीजिए। अब आप देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पर आ जाइए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 5वीं हेडिंग। अब देखिए हाइड्रोजन का नाभिक हो गया, नाभिक के परितः ये कक्षाएं हो गई,
इस पूरे को एक साथ बोलना है तो ये हाइड्रोजन का परमाणु हो गया, इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन यानी 1H1, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा जो इधर पर है और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा जो पहली कक्षा में उपस्थित होता है सामान्य अवस्था में। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, तो जब किसी हाइड्रोजन के परमाणु की पहली कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर से ऊर्जा दे देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, इसके पश्चात पुनः अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है। लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। यदि इन तरंगों को तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो एक पट्टी प्राप्त होती है। इसी पट्टी मतलब एक बांड प्राप्त होगा, इसी पट्टी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर से सुनो क्या बोलना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखो, पूछा था 2022 में। अच्छा 2025 में कहीं नहीं पूछा है। तो होता क्या है कि जो आपके 7 सेट बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, उस 7 सेट में एक जैसे क्वेश्चन रहे, इसलिए कभी कभी होता है कि मान लीजिए बोहर का सिद्धांत पूछ लिया एक सेट में, तो आप देखें कम से कम 4 सेटों में बोहर का सिद्धांत ही पूछा होगा 2025 के चारों सेटों या 2024 के चारों सेटों, जिससे पेपर एक जैसा रहे। अब ये नहीं किसी को बहुत कठिन पेपर मिल जाए, किसी को बहुत सरल पेपर मिल जाए, पूरी यूपी में पेपर होते हैं, इसलिए पेपर एक जैसा बना रहे उसके लिए जो क्वेश्चन उठाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे बोहर पूछा तो किसी में बोहर का सीधे से सिद्धांत पूछे तो किसी में बोहर के दोष पूछ लिया है, तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे माने जाए। अब जैसे किसी साल उसने पूछ लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसे इस साल मान लो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछ रहा है तो कम से कम 5 सेटों में यही पूछेगा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 25 में पूछे नहीं था, तो आप तुम सोचो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए क्वेश्चनों को करना क्या है कि जो हम तुम्हें 5 हेडिंग पढ़ा रहे हैं उन्हें कायदे से पढ़ के जाना है, जरूरी नहीं 2025 का फिर 26 में आ जाए। तो अब इतनी हेडिंग तो आपको तैयार ही करना है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इसकी विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखो, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे क्या कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहली कक्षा में उपस्थित होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहली कक्षा में उपस्थित होता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर चला जाता है तथा 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के पश्चात पुनः अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है। लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। यदि इन तरंगों को तरंगदैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित कर दें तो एक आपको पट्टी मिलती है, इसी पट्टी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। पट्टी का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये पहली कक्षा थी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कक्षा में पहुंच गया ऊर्जा पाकर। छठवीं से जब फिर से पहली में लौटना है तो जरूरी नहीं कि सीधे पहली में आए, पहले पता चला कि छठवीं से पहले आ गया सीधे चौथी में, तो कुछ तरंगे निकली होंगी। तो जो छठवीं से चौथी में आया तो यहाँ से यहाँ तक कितनी तरंगदैर्ध्य, कितनी तरंगे हमें मिलेंगी, जिनकी तरंगदैर्ध्य जो भिन्न भिन्न थी उनकी पट्टी क्या मिली। फिर यहाँ चौथे में जैसे आए तो फिर से 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा। फिर कहो सीधे पहले में ना आया हो, फिर तीसरी में आया हो तो फिर एक आपको पट्टी मिलेगी, फिर पहली में आया हो तो फिर एक पट्टी मिलेगी। इस तरह से विभिन्न तरंगदैर्ध्य की एक पट्टी मिलने लगती है। इन्हीं पट्टी को हम लोग श्रेणी भी कहते हैं और इस पूरी घटना को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये पूरी तरह की जो सभी पट्टियां मिली एक तक आने तक जितनी भी पट्टियां मिली, तो अलग अलग पट्टियों का नाम श्रेणी होती है। श्रेणी टोटल कितनी होती? 5। लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। और जो
इस सभी पट्टियों को एक साथ बोलते हैं वो रहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर से एक बार सुने, बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो पहली कक्षा में उपस्थित होता है, सामान्य अवस्था में पहली कक्षा में उपस्थित होता है। यदि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो यह ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाता है, वहाँ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकने के पश्चात पुनः अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है। लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। यदि इन तरंगों को तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक पट्टी प्राप्त होती है। इसी पट्टी को हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी पट्टी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें निम्न प्रकार की श्रेणियां पाई जाती हैं। अब आ जाइए श्रेणियों में। तो टोटल कितनी श्रेणियां होती हैं? 5। अभी अभी आपको बताएं। पहला क्या होता है? लाइमन श्रेणी। दूसरा क्या है? पास्चन। तीसरा क्या है? ब्रैकेट। लाइमन बामर है, तो गड़बड़ हो गया। लाइमन बामर, फिर लाइमन बामर पास्चन, फिर क्या है? ब्रैकेट, फिर क्या है? फुंड। श्रेणियां टोटल चौथी हो गई, ये कितना हो गया? 5। अब इन श्रेणियों को देखना है। देखिए एक आध साल क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है कुछ इस तरह से पूछा है। ये हम कल आपको सब बताए थे। देखिए इसमें से ये क्वेश्चन, तो ये जैसे हाइड्रोजन परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए आपको निकालने को नहीं कह रहा, सीधा सीधा ऊर्जा दे दी। अभी यही आपको याद कराए थे कि इतनी ऊर्जा होती है टोटल एनर्जी की बात करें तो। हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा बामर एवं पास्चन श्रेणी हो तो संक्रमण दर्शाई। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए वही चीज अभी हमने बताया ना, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं पूछा है, लेकिन इसने पूछ क्या लिया? हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। तो अब इधर देखिए मैं ऊर्जा स्तर आरेख आपको समझा रहा हूँ। अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रम समझाया, स्पेक्ट्रम क्या होता है। चलिए ये देखो कहाँ गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये था लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड। अब देखिए इधर थोड़ी देखते हैं कि जो ये विभिन्न कक्षाएं, जो 6 कक्षाएं हम इधर क्रम से दिखाए हैं, एक प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित एनर्जी होती है। जैसे 9वीं कक्षा की हमें एनर्जी निकालना है तो उसके लिए सूत्र होता है -13.6 और Z/N²। लेकिन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु Z परमाणु क्रमांक, तो हम सीधे परमाणु क्रमांक 1 रखें तो एक ही आना है। अपान पे हम लिख दें N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये होता है। जैसे पहली कक्षा के निकालना है तो यहाँ 1 की वैल्यू करके वर्क करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दूसरी कक्षा तो 2 का स्क्वायर करोगे, 4 का भाग करोगे तो 3.4 के आसपास आ जाएगा। 3 का ऐसे करोगे 3 3 9 हो जाएगा। तो यानी विभिन्न कक्षाओं की एक निश्चित एनर्जी होती है, निश्चित एक ऊर्जा होती है। इन ऊर्जा को जब हम व्यक्त करते हैं, जैसे इसकी ऊर्जा -13.6, दूसरे की -3.4 है, फिर तीसरे की -1.51 होती है, फिर 0.85 होती है, फिर 0.54 होती है, ऐसे करके। तो विभिन्न कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है। इन ऊर्जा को यदि हम दिखाएं एक आरेख द्वारा तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो इधर समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, समान लंबाई की क्षैतिज रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। इन्हें ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। जो इधर पे हमने खींचा, इन्हें ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। धीरे 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 ये बहुत पास पास होती जा रही होंगी, आपको दिख रहा होगा। समान लंबाई की क्षैतिज रेखा है, तो ये हमने समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं। पहली जो कक्षा रहती है n=1, इसको लिख लो, n=2 लिख लो, 3 4 5 6 और ऐसे ही 7 और लास्ट वाले को अनंत हम डैश डैश करके अनंत दिखा रहे हैं। इसकी ऊर्जा हमेशा कितना रखना है? 0। पहले की रखोगे तो ये आ जाएगा -13.6 बटे 1 का स्क्वायर, कुल मिला के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे की रखना है तो -13.6 अपान 2 का स्क्वायर यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तीसरे का रखना है तो -13.6, और यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 1 के 9 यानी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऐसे आ जाएगी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऐसे आगे अगर आप रखेंगे तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कम से कम ये आप 1 2 3 4 5 याद कर लो, 5 ठो है तो 5 ठो कम से कम याद कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए अब छठवें की निकालना है तो -13.6 बटे 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। 36 का भाग करोगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 136 में यानी 13.6 में 36 का भाग करें तो आप देखेंगे कि कम से कम ये चला जाएगा 3 चौक 12 4 बार, 8 8 6 चौको 24 2 और 4 3 12 2 14, मतलब लगभग 3 बार जा रहा है। तो ऐसे करके किसी भी कक्षा की एनर्जी जो निकालनी हो निकाल लें। इसे बोला करते हैं ऊर्जा स्तर आरेख, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। फिर से सुन लो कैसे, देखिए क्वेश्चन अभी पूछा था कि ऊर्जा स्तर आरेख, तो ये लाइन खींच के आपको चले आना। अब क्वेश्चन आ गया तो आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी में क्या लिखेंगे कि आप बताओगे जब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है उसका नाभिक हो गया, उसके परितः विभिन्न कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है, विभिन्न कक्षाओं विभिन्न स्थायी कक्षाओं की एक निश्चित ऊर्जा होती है। यदि इस ऊर्जा का आरेख खींचे तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं रेखाओं को ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। और अगर पूछ रहा हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचे तो आप बताओगे कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा को जब किसी ग्राफ द्वारा व्यक्त करते हैं तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं को हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए जो श्रेणियां होती हैं, श्रेणियां आपकी टोटल होती हैं 5। जब किसी भी कक्षा से पहली कक्षा में, किसी कक्षा चाहे जो भी हो, पहली कक्षा में लौट के वापस आता है। अभी हम बताए ना कि ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से जब अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है तो अतिरिक्त ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। तो जब स्थायी कक्षा में लौटता है और लौटने में अगर पहली कक्षा में लौटे तो उस समय जो श्रेणी मिलती है उसका नाम है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। अब पूछ ले लाइमन श्रेणी क्या है, तो आप बताओगे कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से पहली कक्षा में वापस लौटता है तो प्राप्त श्रेणियों को लाइमन श्रेणी कहते हैं। जब उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से दूसरी कक्षा में वापस लौटता है तो प्राप्त श्रेणी को लाइमन बामर श्रेणी कहते हैं। इसके बाद यदि उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से तीसरी कक्षा में वापस लौटता है तो प्राप्त श्रेणी को लाइमन बामर, ये क्या हो जाएगा, पाश्चन, पाश्चन श्रेणी। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से चौथी कक्षा में वापस आता है तो प्राप्त श्रेणी को लाइमन बामर पाश्चन, इसको कहते हैं ब्रैकेट। और अगर पांचवी कक्षा में वापस लौटता है तो प्राप्त श्रेणी को फुंड श्रेणी कहते हैं। इस तरह से आप डिफिनीशन बता सकते हो। केवल इतनी सी बात दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उन क्वेश्चनों में और अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि क्या बेसिक बात पूछ रहा है। देखिए ये सब हम आपको बता दिए थे। क्वेश्चन हमें यहाँ से कराने थे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में। ये कल का वीडियो देखिए बेटा, उसमें हमने बहुत अच्छे समझाए हैं। ये अभी आपको कराना है, अभी कराएंगे। चलो ठीक है, पहले इसी कर लो नहीं छूट ना जाए। करा एक अल्फा कण V वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर नाभिक परमाणु क्रमांक Z से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R हो तो सिद्ध कीजिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसने कहा कि ये मान लीजिए परमाणु है और ये बीच में नाभिक है। एक अल्फा कण है, इसके निकटतम मान लीजिए यहाँ तक R दूरी तक पहुंच सकता है। तो इधर हमें सिद्ध क्या करना था, करा है कि अल्फा कण V वोल्ट विभवांतर से त्वरित है। तो अल्फा कण है, इसका मतलब इस पर इसका विभवांतर है, विभवांतर दिया है V वोल्ट से त्वरित है। और ये त्वरित होकर एक नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक Z है से टकराता है। यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी R है तो सिद्ध कीजिए। इतना क्वेश्चन है।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका परमाणु क्रमांक Z दिया है। अब यहाँ की जो गतिज ऊर्जा होगी, यहाँ निकट पहुँच के रुका होगा फिर रिटर्न हुआ होगा, तो यहाँ की स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। बस ये याद दिमाग में रख लेना, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। गतिज ऊर्जा वोल्ट के पदों में लिखना है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र E इंटू वी होता है, लेकिन यहाँ पर जो E मतलब Q है, तो Q का जो यहाँ पर वैल्यू रहेगी, तो अल्फा कण के लिए 2He4 इसको अल्फा कण कहा करते हैं, तो इसका जो आवेश होगा वो 2E के बराबर है। Q बराबर सूत्र होता है N इंटू ई, और इसका N कितना है 2, तो यहाँ हम 2E लिख लें, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो बराबर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सूत्र हुआ करता है Q1 Q2, तो Q1 का मान मतलब नाभिक, तो ZE Q1 Q2 मतलब इसका आवेश, तो 2E बटे R हो जाएगा ये। अब R बराबर प्रूव करना था, बाकी कैलकुलेशन आया करना है, उत्तर हो गया। अब देखिए 2 या 2E से 2E काट दिया जाए तो बचे ही ना। अब देखिए R को ले जाएं इधर, तो R ले आए हम इधर, V ले आए बटे में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख सकते हो 9 गुणे 10 की घाते 9, और इधर आपका बच्चा Z और इधर E, अब बटे में ये R पहुंचा इधर तो V आया इधर, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू रखना था, देखें क्या सिद्ध कराने कह रहा था, Z/V मतलब E की वैल्यू आपसे रखवा रहा है, तो 9 गुणे 10 की घाते 9 उसी तरह रख दीजिए, Z बचा लीजिए, E का मान 1.6 गुणे 10 की घाते -19, और बटे में V भी विभवांतर है, और 16 नहीं हम 144, तो 14.4, और गुणे 10 की घाते -10 बचेगा, 10 को हम एंगस्ट्रॉम लिख देंगे, 9 से 19 कटेगा तो 10 बचेगा, और Z/V बचा और इसको हमने लिख दिया एंगस्ट्रॉम। देखिए यही प्रूव करने को कह रहा था, 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है, या ऐसे हम हल कर सकते हैं। यहाँ से अल्फा कण था, यहाँ नाभिक से टकराता है, इसके निकटतम पहुँचने की दूरी R है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि R का मान 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम होगा। तो हमने करा क्या कि यहाँ जो अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है, नाभिक के पास पहुँचने पर ये रुकेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाए। गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा होगा K बराबर 1/2 mv², बहुत अच्छा ये भी होता है जब वेग दिया रहे, लेकिन यहाँ वेग नहीं दिया, यहाँ विभवांतर दे दिया है, तो विभवांतर V बराबर आपने W/Q पढ़ा है, तो W बराबर V इंटू Q, इसी कार्य ऊर्जा प्रमेय से इसी कार्य को हम गतिज ऊर्जा कह देते, तो V इंटू Q, तो यहाँ जो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है V इंटू Q होता है, Q बराबर N इंटू E होता है, तो N की जगह 2 रख लिए, E रख लिए, V उसी तरह रख लिए। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है K Q1 Q2 बटे R, तो K Q1 Q2 बटे R रखे, बाकी कैलकुलेशन करें, आप देख लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन कल हम समझा रहे थे यहाँ तक, स्थायी कक्षा क्या होती है। स्थायी कक्षा क्या होती है एक बार और सुन लीजिए। बोहर के अनुसार नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जिन पर इनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो आपको ये बोलना है इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो आप ये बोलेंगे कि नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, वह इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा कहलाती है। नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, स्थायी कक्षा कहलाती है। अगर ये ना याद हुआ हो तो फिर से सुने, दूसरे स्टेटमेंट में उसने कहा था कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता, तो आप ऐसा इससे भी स्थायी कक्षा की डिफिनीशन बना सकते हो। नाभिक के परितः ऐसी कक्षाएं जिन पर उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण तो कर ले लेकिन उत्सर्जन ना कर पाए, तो वो समझ जाइए इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा। चलिए ठीक है, दो में से कोई एक डिफिनीशन आप लिखाइए। फिर आगे क्या कह रहा है,
हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर और करा इसका इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से संबंध उल्लेखित कीजिए। अब देखो ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा। तो अब देखिए ठीक है, ऊर्जा का सूत्र लिखे दे रहे हैं, ऊर्जा 1/2 mv²। स्थायी कक्षा में किसी ना किसी वेग से घूम रहा होगा तो mv² रख लीजिए। अब कह रहा है कि त्रिज्या के साथ इसकी ऊर्जा का सूत्र चाहिए। अब देखिए जब नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन घूमता है, मान लीजिए v वेग से घूम रहा था r त्रिज्या में, तो हमने r त्रिज्या से घूम रहा था तो हमने इसको भैया k बराबर 1/2 mv² रखा है, k बराबर 1/2 mv² रखा है। अब यहाँ पर जब घूमेगा, स्थायी कक्षा में घूमेगा, तो स्थायी कक्षा में घूमने के लिए अब केंद्र बल चाहिए, तो थोड़ी सी इधर निकाल लो। अब केंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r बराबर mv²/r बराबर अभिकेंद्र बल के बराबर, अभी बताए थे। अभिकेंद्र बल के लिए क्या लिख सकते हो, अभिकेंद्र बल के लिए k q1 q2/r²। अभिकेंद्र बल के लिए mv²r बराबर वैद्युत बल के बराबर हो जाएगा। k का मान कितना रखोगे, 1/4πε0। अब यहाँ से एक r से एक r काट दो तो आ जाएगा mv² बराबर, ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा q1 q2, तो ये नाभिक का आवेश तो Jd और गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E/r। अब आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। तो आप यहाँ लिखोगे 1/2 mv की जगह इस mv² की वैल्यू आ गई 1/4πε0 और कितना आ जाएगा Ze²/r। ये आपका गतिज ऊर्जा आ गया। अब देखिए इधर पीछे कुछ बात हम आपको समझाएं, कहाँ पर लिखे थे, यहाँ पर एक सूत्र लिखे थे, ये लिखे थे। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र देखिए, कुल ऊर्जा का सूत्र देखिए, दोनों सेम लिखे होंगे। एक में क्या लिखा है प्लस और एक में क्या लिखा है माइनस। इसका मतलब हमें गतिज ऊर्जा पता चल गई तो कुल ऊर्जा निकल आएगी। अच्छा यहाँ पर उसने ये नहीं कहा था कि आप गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालिए, उसने ऊर्जा कहा था क्वेश्चन में। देखिए इधर पे हम और आगे बढ़ें, ये कह रहा था, हाँ ये वाला क्वेश्चन हल कर रहे थे। इसने क्या कहा था, थोड़ी पढ़िए। इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध लिखिए। किसका, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र निगमन कीजिए। अब ऊर्जा तो 3 तरह की होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा। अब कौन सी ऊर्जा रखनी, ये भी एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा। तो हमेशा जब केवल ऊर्जा की बात करें तो टोटल एनर्जी की बात लिखी जाती है। और अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस का के होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस इसी का ऋणात्मक वैल्यू कुल ऊर्जा कहलाती है। तो हम करें क्या, माइनस का 1/8 2 का गुणा कर लो πε0 Ze²/r। बस ये आपको लिख के चलाना है, क्योंकि निगमन करने को कहा था इसलिए चित्र बनाओगे, त्रिज्या दिखाओगे, v दिखाओगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है v वेग से घूम रहा है, तब बताओगे कि अभिकेंद्र बल बराबर वैद्युत बल। अब यहाँ दोनों का सूत्र तोड़ देना, mv²/r आ जाएगा। गतिज ऊर्जा में पहुँच जाना तो ये आ जाएगा mv² की वैल्यू, mv² की वैल्यू रख देना, उत्तर आ जाएगा। अब आगे संबंध उल्लेखित कीजिए, तो संबंध बताना है r और E के बीच, ये बताना है। तो देखिए इधर पे r जैसे, यानी कुल मिला के यहाँ बताना है कि r जो है वो विद्युत क्रमानुपाती है। E बराबर लिखा है माइनस का 1/r, बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपको ये बता देना है कि जैसे जैसे किसी नाभिक की ऐसे करके त्रिज्या, नाभिक से स्थायी कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो स्थिति मतलब ऊर्जा घटनी चाहिए, ऊर्जा घटनी चाहिए।
लेकिन बात ये है कि मान लीजिए पहले 10 आया, फिर -5 आया, -4 आया, फिर -2 आया, तो यहाँ पर है क्या कि माइनस के साथ भाई इस त्रिज्या बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा वो कुल ऊर्जा घटेगी, लेकिन कुल ऊर्जा घट रही माइनस के साथ, तो इसलिए हम करते क्या, इसको बड़ा मानते हैं। जैसे कहीं पर -10 लिखा है और फिर -2 लिखा है, तो -2 बड़ा है। इसका मतलब आपको ये लिखना है कि त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ कि कुल ऊर्जा बढ़ती जाती है, आपको ऐसा बता देना और ये रिलेशन लिख के आना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, अभी अभी खींचे थे। आपको ये बोलना है कि हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा का, हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा का आरेख खींचा जाए तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं, तो समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसे ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं, या हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख कहते हैं। ऐसा परिभाषा लिखने के बाद यहाँ पर ऊर्जा लिखोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे करके आपको दिखा देना। यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना है 2, 3, 4, 5, 6 और लास्ट वाले का दिखा देना है 0 और इधर दिखा देना है अनंत। n बराबर 1, n क्या स्थायी कक्षा है। ठीक है, इतना उत्तर आपका हो गया। फिर क्या लिखा है, इसमें लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा तथा बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा। लाइमन की प्रथम रेखा जो दूसरे से पहले में आए, लाइमन की पहली रेखा हो, तथा बामर की दूसरी रेखा के संक्रमणों को दिखाइए। तो लाइमन के बाद मिलता है बामर, तो बामर की देखिए पहली हो जाएगी, तीसरे से जब दूसरे में आएगी तो ये पहली रेखा मानी जाएगी बामर की। लेकिन बामर की द्वितीय रेखा दिखाना था, तो इसका मतलब चौथे से ये ना दिखा के, इधर देखें, ये ना दिखा के हम ये दिखा रहे हैं, ये ना दिखा के हम ये दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगी बामर की दूसरी रेखा के संक्रमण को दिखाइए। तो ये संक्रमण आपको दिखा देना था, इसको लिख देते लाइमन, इसको लिख देते बामर। बामर की दूसरी है बामर, बामर की दूसरी का मतलब कहाँ से कहाँ है, बामर का n1 बराबर तो हो जाएगा 2 और n2 बराबर हो जाएगा 4, 4 से दूसरे में आएगी तो दूसरी वाली मानी जाएगी। लाइमन का पहला था तो n बराबर 1, n1 बराबर 1 और n2 बराबर 2 क्रम से, तो पहली आ जाएगी। ये आपको नीचे और लिख देना था, और फिर इसी चित्र में यहाँ दिखा देना था। फिर आगे कह रहा है इनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि दिया है। ये देखिए ऊर्जा दिया रहता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना कि ऊर्जा कितनी होगी क्या होगी, दिया रहता है, अक्सर मैंने देखा तो दिया रहता है। जो आपको तैयार करना है निगमन 2 त्रिज्या के लिए और वेग के लिए, बाकी दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनका जो है तरंगदैर्ध्यों का अनुपात चाहिए, तो देखिए पहले लाइमन के लिए हम तरंगदैर्ध्य निकाल रहे हैं। लाइमन के लिए 1/λ1 लिखे ले रहे, सूत्र होता है R और Z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, बस इसमें यहाँ रख देना है। अब देखिए रख रहे हैं, तो 1/λ1 बराबर RZ स्क्वायर उसी तरह लिखे रहे हैं, 1/n1 का मान 1/1 यहाँ पे लिखा हुआ, और एक माइनस 1/, दूसरे से पहली वाली रेखा में चाहिए था तो 2 का स्क्वायर कर लो, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। इसके बाद बामर के लिए दूसरी रेखा चाहिए था, तो 1/λ2 स्क्वायर बराबर RZ स्क्वायर, ये कहाँ से कहाँ आ रही है, तो दूसरी कक्षा में आएगी तो बामर बनेगी, लेकिन दूसरी वाली रेखा चाहिए था, तो तीसरे से दूसरे में पहला हो जाएगा, चौथे से दूसरे में दूसरा हो जाए, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब इनको कर दीजिए दोनों को भाग करने में क्या है, कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो ये कट जाएगा, ये बाहर का गुणा अंदर का गुणा। अब ये हो जाएगा λ2/λ1, जबकि हमें λ1/λ2 बताना है, तो अभी पलट लेंगे लास्ट में। अब देखिए कितना बचा, यहाँ पर आप देखो तो 1/4 लिखा है, तो 4 एलसीएम लिया जाए तो 3/4 हो जाएगा, 3/4। और अगर इधर पे देखो
तो 1/4 लिखा है, -1/16 लिखा है। एलसीएम लोगे तो 16 आ जाएगा। अब ये 4 चौक 16, 16 इक्के 16, तो कुल मिला के 3/16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3/16। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 16/4 आ जाएगा, यानी इससे इसको काट दीजिए तो 4 आ जाएगा। और हमें λ1/λ2 बताना था, तो आप बताओगे 1/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1:4। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन था, 8वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 4 क्वेश्चन आपके 5-5 के आते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन। तो 8वें नंबर पे दिया था, इसका मतलब इसमें 5 नंबर आपको मिलते, इतना आप कराते तो। चलिए ठीक है, और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये भी कल मैंने आपको करा ही दिया था, ये करा ही दिया था, ये करा ही दिया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके इलेक्ट्रॉन की n बराबर 2 अवस्था में आयनन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर ही देखते हैं, इसको थोड़ी से छोटा कर दें। अब देखिए पहले तो देखिए दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा मतलब 1 नंबर, पहला और दूसरा जो आएगा वो 1-1 नंबर के 6-6 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आते हैं, तो ये 1 नंबर की बात है। तो आप डायरेक्ट भी लिख देते तो बहुत अच्छा रहता, जैसे हम वैसे हम पूरा समझा दें। मान लीजिए ज़्यादा नंबर पे आ जाए तो भी आप कैसे करेंगे, ऐसे समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं इधर उधर जो टेढ़ी ओढ़ी हो जाती हैं, आप सीधी सीधी पटरी से खींचिएगा। क्षैतिज मतलब बराबर आकार की खींचिएगा, इसको बोला करते हैं ऊर्जा स्तर आरेख। इसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे रहता है। अब देखिए n बराबर ये 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है। अब देखिए किस में कह रहा है कि इसकी n बराबर 2 अवस्था में, यानी यहाँ पर होगा कोई इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को सीधे अनंत वाली कक्षा में भेजना है, n बराबर अनंत, इसकी ऊर्जा होती 0। यहाँ से सीधे अनंत पर चला जाए तो पहले तो आप इसको आयनन ऊर्जा होती क्या है। आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे कोई इलेक्ट्रॉन पाकर अपनी कक्षा को छोड़कर सीधे अनंत पर चला जाता है, या परमाणु को छोड़ के सीधे बाहर चला जाता है, अपने परमाणु को छोड़कर। अभी बताया ना, ऐसे करके सेंटर पे नाभिक होता है, ऐसे विभिन्न कक्षाएं होती हैं। अब यहाँ मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसको इतनी ऊर्जा दे दी है कि परमाणु को छोड़ के सीधे बाहर चला गया, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। बहुत ज़्यादा दे दोगे तो निकल ही जाना है, जैसे आप यहाँ पर दिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तो काफ़ी कम से कम कितनी ऊर्जा दे दी जाए कि अपनी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाए, तो परमाणु को छोड़ के, अपनी कक्षा तो छोड़ ही रहा है, साथ में परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाए, वापस लौट के अपनी कक्षाओं पर ना है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर यह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ के बाहर चला जाता है, यानी अनंत वाली कक्षा में चला जाता है, उस न्यूनतम ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब अनंत वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है, 0, और दूसरी वाली कक्षा की ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको कितनी ऊर्जा दे दो कि टोटल ऊर्जा 0 हो जाए, तो प्लस का इतना ही दे दो। तो जब भी तुमसे आयनन ऊर्जा पूछे, अभी आगे एक आध जगह और पूछेगा, तो आयनन ऊर्जा पूछे तो E बराबर प्लस का टोटल ही होता है, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ लिख ही लियो, आयनन ऊर्जा बराबर प्लस का ये कर दे, तो जो ऊर्जा ये थी इसी को हम लोग प्लस का कर दे, तो प्लस का 3.4 EV। 1 नंबर में पूछा था, आप डायरेक्ट भी उत्तर लिखाते तो सही माना जाता। इसके पहली कक्षा के लिए इसने दिया हुआ, और दूसरी कक्षा में पूछ रहा तो इसी में 2 का भाग, अगर ये हल करते, क्योंकि इसने दिया है तो इस हिसाब से हल करना चाहिए। तो इसमें कितना दिया था, आयनन ऊर्जा बराबर आप लिखोगे प्लस का 13.6 बट्टे n स्क्वायर। दूसरी कक्षा से पूछ रहा है तो 13.6 बट्टे 2 का स्क्वायर, तो 4 का भाग कर देना, तो आ जाएगा 3.4 EV। ये ऐसा लिख के आना। चलिए ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल के अवग्रहीतों को
स्पष्ट कीजिए। वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर मॉडल यानी बोहर का परमाणु मॉडल लिखना था। तो बोहर ने परमाणु मॉडल में 3 बातें कही थी, इस कल पहले वाले वीडियो में इसको हमने स्पष्ट करा था, देख लीजिएगा। पहली बात तो ये कही थी, चलो हम जल्दी बता भी दें। नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं पर घूम सकते हैं जिन पर इनका कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा बताया था कि स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। तीसरा इन्होंने बताया था कि जब स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर से ऊर्जा दे देते तो ऊर्जा ले सकता है, लेने के बाद उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर चला जाता है, वहाँ 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुकता है, रुकने के पश्चात पुनः अपनी स्थायी कक्षा में लौटता है, लौटते समय अतिरिक्त ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित कर देता है। ये था इसका मॉडल, स्पष्ट कीजिए। तो आपने लिख दिया। इसके बाद कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु n=1 तथा n=4 के बीच संक्रमण के संगत उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं दर्शाइए। मतलब फिर से आपसे चित्र पूछ लिया, इसलिए कह रहे हैं चित्र जरूर। इस बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं दर्शाइए, ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब इधर आपको समझा रहे हैं, उत्सर्जन समझा रहे हैं, फिर अवशोषण समझा रहे हैं। पहले आप समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। देखिए यहाँ गैप ज़्यादा है क्योंकि इसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इनके बीच का गैप है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगली जो आती है इसकी एनर्जी होती है अब इनके बीच अगर 0.151 इनके बीच चेक करो तो बहुत कम अंतर है, तो इसीलिए गैप कम हो, फिर और कम हो जाता है, फिर और कम हो जाता है। ये बहुत पास पास ऐसे कक्षाएं हम फिर दर्शाने लगते हैं ऐसे करके। समान लंबाई की क्षैतिज रेखाएं पटरी से खींची के बार बार बोल रहे हैं, n=1, n=2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट में थोड़ा सा गैप करके n=अनंत, इसकी एनर्जी 0, ऐसे करके दिखा देना। अब उत्सर्जी का मतलब क्या होता है, n=1 से लेके n=4 के बीच कितनी उत्सर्जी। ये उत्सर्जी का मतलब होता है ऊर्जा उत्सर्जन करके अपनी वापस लौट के जब आता है तो उस समय उत्सर्जी रेखाएं प्राप्त होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से कुछ ऊर्जा छोड़कर निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा पर आता है तो उस समय प्राप्त रेखाओं को उत्सर्जी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे में रहा होगा तो ऐसे आता, तीसरे में रहा होता तो ऐसे आता, चौथे में रहा होगा तो ऐसे आता। क्योंकि 4 तक का ही बाउंडेशन दिया गया तो 4 से ऊपर नहीं जाना। ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे में रहा होता तो दूसरे में आता, चौथे में रहा होता तो दूसरे में आता, या चौथे से तीसरे में आता। तो टोटल जो उत्सर्जी रेखाएं हैं 3 लाइमन में मिली थी, लाइमन में मिलती 3 रेखाएं, 2 मिल जाती बामर में और 1 मिल जाती लाइमन बामर पाश्चन में 1 मिल गई होती। तो ये इस तरह से ये आपके हो गए उत्सर्जी रेखाएं। इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रम भी पूछा है। तो जब क्या होता है ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर चला जाता है तो उसे हम कहा करते हैं उत्सर्जी रेखाएं। अब देखिए इधर ये लिखोगे -13.6 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने इतनी बार लिखा कि याद हो गया आपको भी, इसी तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने हैं। 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप खाली रहा करो तो ये रेखा ऐसा ऐसा खींच के ऊर्जा खटाखट लिखा करो, धीरे धीरे याद हो जाएगा जब 2-3 बार लिखोगे। ऐसे ही ये n बराबर कितना है 1, 2, 3, 4, 4 के लिए आप लिख सकते हो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर अवशोषण वाली आप बता रहे हैं, तो जब निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रहता है यदि बाहर से ऊर्जा दे दी जाए तो इसे अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद यहाँ जा सकता है, अथवा अवशोषित करने के बाद यहाँ जा सकता है, अथवा अवशोषित करने के बाद यहाँ जा सकता है। तो अवशोषी जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी वो 3 मिलेंगी और तीनों के तीनों लाइमन कहलाएंगे क्योंकि पहली कक्षा से गए हैं। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन थोड़ी, हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है पहली कक्षा में उपस्थित होता है, तो पहली कक्षा से जब भी ऊपर उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में किसी में भी जाएगा लाइमन कहलाएगा। तो अवशोषी रेखाएं इस तरह से दिखाओगे और उत्सर्जी रेखाएं 3, 2, 5, 1, 6 दिखाओगे, जो इस तरह से आपको चित्र बना के आना था। और ये भी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था,
यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन का उत्सर्जन तथा अवशोषण वर्ण कब कब प्राप्त होता है? देखिए अभी अभी यही बात कर रहे थे कि ये कब मिलेगा। तो आपको ये बोलना है कि उत्सर्जन कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं से निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं पर आता है तो उस समय कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन्हीं ऊर्जा को यदि हम तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करें तो जो पट्टी प्राप्त होती है उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अवशोषण स्पेक्ट्रम या वर्ण कब मिलता है? कि जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो उस समय जो वर्णक्रम मिलता है उसे अवशोषण वर्णक्रम कहते हैं। इस तरह से आपको डिफिनीशन बताना है। हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी जो अभी हमने बोला वो तो आपको लिखना ही है, साथ में फिर चित्र बना के उसे बताना है। तो आप भैया फिर से वही चित्र आ गया, ये ऐसे करके समान लंबाई की क्षैतिज रेखा, जितना ऊपर जाते जाओगे इनके बीच का गैप कम होता जाए। इस तरह से आप दिखा देना लाइमन की, कुछ बामर की दिखा देना, कुछ पास्चन की दिखा देना, ब्रैकेट की दिखा देना, फिर फुंड की दिखा देना। और ये सब की सब कौन सी है? उत्सर्जी। उत्सर्जी क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा। जब भी ये दिखाना तो इधर एनर्जी लिखना ना भूलना। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85, 54 और लास्ट वाले का अनंत। इधर 1 2 3 4 लिखेंगे, चित्र बना गया ना। अब इधर अवशोषी वाले में फिर से यही सेम खींचना और पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन दिखा देना। ये तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिखाना पहले से, क्योंकि हाइड्रोजन बार बार कह रहा है हाइड्रोजन, तो तुम्हें केवल पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखना है। तो ये जो दिखाना ये अवशोषी हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे अवशोषी, ऊपर से नीचे आएंगे उत्सर्जी। चलिए ठीक है, इस आप चित्र बनाएं। इसके बाद कह रहा है एक हाइड्रोजन, जिधर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर क्या लिखा? ऊर्जा स्तर की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करा निम्नलिखित की गणना कीजिए। अब देखिए 5 क्वेश्चन पूछा था 5 नंबर, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता तो बहुत आराम रहता, क्योंकि फिर नंबर कटता नहीं। सही तो सीधे 1 नंबर, फिर सही तो 1 नंबर, पूरे 5 के 5 मिल गए, तो अच्छा है। बंधन ऊर्जा पूछा है, तो पहले तो आप बताओ कि बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसे किसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाए तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत पर चला जाता है। इसी को हम लोग आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। आयनन ऊर्जा की भी सेम डिफिनीशन रहती है। अब बंधन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के लिए मैंने बताया था कि जो भी ऊर्जा इधर पे दिया हुआ है उसको आप प्लस की कर दो, यानी बंधन ऊर्जा बराबर माइनस की कुल ऊर्जा, ऐसा याद कर लो। कुल ऊर्जा दिया हो और माइनस, और यह खुद माइनस का 3.4 EV दिया है, तो माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का 3.4 EV। तो चलिए पहला उत्तर। दूसरा, आयनन विभव क्या है? तो ठीक है, आयनन ऊर्जा भी यही आएगा, आयनन विभव भी यही आएगा। तो आयनन ऊर्जा अगर हम लोग निकालते तो यही आता 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन उसने क्या पूछ लिया? आयनन विभव। अब देखिए इधर पे आप क्या करना, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें और ऐसा कर लें। अब देखिए ऊर्जा का सूत्र तोड़ दीजिए, तो ऊर्जा का सूत्र E/V बराबर 3.4 EV। तो V से E कट गया, V बराबर आ गया 3.4 V मतलब वोल्ट। तो आयनन विभव कितना आएगा? 3.4 वोल्ट। फिर आगे क्या कह रहा है? ऊर्जा स्तरों की संख्या किस ऊर्जा स्तर में? तो आपको पता है कि ऊर्जा का En बराबर सूत्र होता है -13.6 अपान n²। और ऊर्जा इसने कौन सी दिया है? माइनस का 3.4 EV, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है, बराबर -13.6 अपान n² EV। तो EV से EV कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ से आप निकाल लो n बराबर, तो
तो जब n बराबर निकालोगे तो n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 13.6/3.4, ये अंडर रूल पे लगा लो, तो ये चला जाएगा भाग 4 बार, तो अंडर रूल 4 यानी n बराबर 2, यानी उत्तर आ जाएगा ऊर्जा स्तरों की संख्या कौन सी है, 2। अच्छा वैसे हमें पहले से भी याद था कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दूसरे कक्षा की होती, तीसरे कक्षा की 1.5 है, चौथे कक्षा की 0.85, इसीलिए कह रहा हूँ दिमाग में रख लीजिए जल्दी गड़बड़ ना हो। कोणीय संवेग पूछ लिया, चलिए कोणीय संवेग बता रहे हैं, तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है कोणीय संवेग बोहर के क्वांटीकरण प्रतिबंध के अनुसार, इसी को हम लिखा करते थे mvr बराबर NH/2π। तो इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है, तो n का मान कितना निकाले थे 2, h का मान 6.6 गुणे 10⁻34/2π का मान 3.14, कैलकुलेशन कर देना तो ये कोणीय संवेग निकल आएगा। कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है mvr, आप सोचिए क्या आएगा, यह आ जाएगा किलोग्राम मीटर, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर/सेकेंड, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर, तो मीटर का मीटर से गुणा हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर/सेकेंड में उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे ऊर्जा पूछा, गतिज ऊर्जा। अभी बताए थे गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा मतलब प्लस की, जो टोटल एनर्जी है उसको प्लस की कर दो, अभी प्लस की कर दे तो बंधन ऊर्जा बन गया, प्लस की करे थे आयनन ऊर्जा बन गई, प्लस की कर दो गतिज ऊर्जा बन जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जब भी करोगे तो प्लस का 3.4 EV, ये उत्तर आ जाएगा। सभी का उत्तर आपको एक एक नंबर के हिसाब से लिखाना था। किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख प्रदर्शित है, ठीक है, चित्र में दे दिया, करा C से A, ये C से A ये दिखाया गया, C से A उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन है क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आता है तो उत्सर्जन कहलाता, और जब निम्न से उच्च की ओर जाएगा तो अवशोषण कहलाता। संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B के लिए यहाँ पर उसे मिला 1000 एंगस्ट्रॉम, और C से B के लिए मिला है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो कह रहा B से संक्रमण में उत्सर्जन तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए, ये पूछा है। चलिए ठीक है, लिखते हैं। अब देखो इसको थोड़ा, ये भी आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए। अब हम करें क्या, इस वाली संख्या से इस वाले को घटा दिया जाए, तो हमने लिखा EA माइनस EC, EA माइनस EC, या ऐसा लिखा जाए EC माइनस EA बराबर HC/λ, ठीक है। और लेमडा का मान कितना दे दिया है, C से A में आने में लेमडा का मान दे दिया 1000, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1000 एंगस्ट्रॉम, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, यहाँ से यहाँ आ रहा है C से B में, तो हमने लिखा EC माइनस EB बराबर HC/λ, अब लेमडा कितना दे दिया 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए ठीक है, समीकरण सेकंड कर लो। अब इन दोनों को घटा दो तुम, तो माइनस का हो जाएगा या प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा EB माइनस EA बराबर EB माइनस EB, A माइनस करेगा B प्लस का हो गया, HC हो जाएगा कॉमन, तो 1/1000 का एंगस्ट्रॉम माइनस 1/5000 एंगस्ट्रॉम दिया जाएगा। अच्छा इसने क्या पूछा था, तरंगदैर्घ्य पूछा था। अब आप कहाँ से कहाँ का पूछा था, B से A का, तो ये देखिए B से A का आ गया, B से A का, पहले वाला कहाँ से कहाँ था, C से A, तो C से A लिखे थे, अब B से A पूछा है, चलिए इसमें रख दीजिए। अब देखिए एनर्जी का सूत्र, यहाँ भी एनर्जी है तो एनर्जी का सूत्र फिर से रख दीजिए, तो HC/λ बराबर HC 1/1000 एंगस्ट्रॉम माइनस 1/5000 एंगस्ट्रॉम,
और 80 से 80 काट दो क्योंकि उसने लेमडा पूछा था, उत्तर आ गया 1/λ बराबर, यहाँ देखो 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा आपका एलसीएम। तो ये काटोगे तो 5 आ जाएगा, 1005 और ये आ जाएगा 1, तो 1/λ बराबर आ जाएगा ये 4/5000 एंगस्ट्रॉम। तो जब आप एंगस्ट्रॉम लेमडा बराबर निकालोगे तो 5000 एंगस्ट्रॉम बटे 4, तो भाग कर दीजिए उत्तर आ जाएगा 4 1 के 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 2 2 मतलब 4 पंचे 20, ये आपका उत्तर है 1250 एंगस्ट्रॉम। चलिए अब इसमें क्वेश्चन लगभग इतने ही थे, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, एक बार देखे ले रहे हैं। ये अवशोषण अवसर्जन आपको समझा ही दिए थे, चित्र कैसे बनाना है। इसमें हो ही गया था, लाइमन अनुपात हम बता ही दिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, स्थायी कक्षा का उल्लेख कीजिए, संबंध ये भी बता दिए। और हाइड्रोजन ये दूसरे के काम में कह रहा है, 1 मिनट। हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा बामर व पाश्चन श्रेणी का संक्रमण दिखाइए। तो ये सब बता ही चुके हैं, कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करा ही दिए। चलिए अब आप बच्चों ये समझिए कि आपको ये 5 की 5 हेडिंग मैंने समझा दिया और इससे क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, इससे क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा। चलिए ये 5 के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। एक साल क्वेश्चन और कुछ पूछा था, देखिए मिलेगा तो हम उसका अलग से वीडियो बना के दे देंगे। घन वन के कुछ क्यूब में ऐसे पूछ रहा था, घन के समानुपाती होता है, आवर्त काल ऐसा पूछा था। हाँ यार याद तो आ रहा है, ऐसा पूछा था कि नाभिक के परितः जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इनका जो परिक्रमण काल होता है, शायद पूछा था स्थायी कक्षा की घन के समानुपाती होता है, ऐसा कुछ परिक्रमण समानुपाती n क्यूब पूछा था। देखते हैं, तो t मतलब समय है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, इधर याद करो। तो t बराबर दूरी कितनी हो जाएगी 2πr, चाल कितना हो जाएगा v लिख लो। अब देखो सूत्र याद करो, जो सूत्र याद कराए थे, तो 2πr का सूत्र याद कराए थे 0.53 और n²/z। देखिए कहीं लिखा हो तो हम दिखा दें, ये लिखा है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम, यानी 10 की घाते -10 और रख लीजिए बटे v लिखा है। तो v का सूत्र क्या याद कराए थे, v का सूत्र याद कराए थे ये 2.19 गुणे 10 घाते 6। तो यहाँ पर लिख लो 2.16 गुणे 10 की 19 गुणे 10 की घाते 6, और इधर पे था z/n, इधर देखो चाहिए लिखा है z/n, इसलिए सूत्र याद कर लो। जो इस तरह से एक आध अपठित क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। तो अब आप इधर देखिए, तो ये हो जाएगा t 2 गुणे 0.53 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनाई 6 और 5 दूनाई 10 और 2 अंक बाद दशमलव पाई, और गुणे 10 की घाते -10 और बटे में 2.19 गुणे 10 की घाते 6। तो इस 6 को जब ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस का हो जाएगा। भाग करना हो तो कर दीजिएगा वरना ठीक है। और इधर पे आप देखिए तो ये हो जाएगा n³/z², बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो तुमसे पूछा था वो कह रहा सिद्ध कीजिए कि जो स्थायी कक्षा के परितः घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल स्थायी कक्षा के घन के
स्थायी कक्षा के घन के समानुपाती होता है। तो देखिए टी और एन के बीच रिलेशन देखिए तो यही मिल रहा है। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन पूछेगा उनको आपको करना है। लगभग हम आपको इसके सभी क्वेश्चन कवर करा दिए, इनसे ऊपर क्वेश्चन नहीं जाना, भरोसा करिए। तो दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मिला हो ऐसा जो ना आ रहा हो, कमेंट्स करिएगा। लगे रहिए। धन्यवाद।